हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ क्लास 11th का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो अब तक आपने जो भी प्रॉपर्टीज़ स्टडी की हैं, जिनके भी ट्रेंड्स आपने पीरियोडिक टेबल में स्टडी किए हैं, जैसे वो प्रॉपर्टीज़ हैं एटॉमिक रेडियस या आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंस, ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सभी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रेंड बताने की कोशिश करते हो पीरियोडिक टेबल में, कि जैसे मान लो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, और जो भी उसमें चेंज होगा वो क्यों होगा, या पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर उसमें जो चेंजेस होंगे उनका रीज़न क्या होगा, वो डिपेंड करता है इन कुछ ये जो हमने फैक्टर्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, ये लिखे हुए हैं, इन पर डिपेंड करते हैं और आप ये पढ़ भी चुके हो। न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट एक्सेट्रा, इन पर वो सभी प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स डिपेंड करते हैं, इन चारों या इनमें से किसी एक या किसी दो पर। ठीक है, तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी करी, हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज सारी स्टडी कर चुके हैं, और हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी वैलेंस स्टडी कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम वैलेंस को क्यों काउंट करते हैं? वैलेंस को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि इट इज़ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एटम। ठीक है, किसी भी एटम की या एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रॉपर्टी है वो है वैलेंस या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसलिए हमने उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही स्टडी किया है। तो अब जो हम कर रहे हैं, जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्टिविटी, और ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और आप इसको जब पढ़ोगे तो आप सोचोगे ये तो वही है जो हम सारा पहले कर चुके हैं। दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली रिकैपिचुलेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड सो फार। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हम अब तक कर चुके हैं ना, ये उन सब की एक तरह से रिवीजन है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो आपको इससे जो है आपकी जो भी आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आप शॉर्ट में एक तरह से ब्रीफ में उसको कवर कर लोगे, उसको रिवाइज कर लोगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि इन फैक्टर में से किसी एक या ज़्यादा पर जो हमने प्रॉपर्टीज़ स्टडी की हैं एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं। अब ये फैक्टर्स किन से रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड हैं? अगर आप नोटिस करोगे तो न्यूक्लियर चार्ज किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर चार्ज इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो यानी कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर चलते हैं, यहाँ से प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। फिर है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स किस पर डिपेंड करता है? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही शेल्स वो ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज़ होती जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी आप कहते हैं इसको, आप कर चुके हो ये। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है कि जो इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो बचाते हैं। जितना न्यूक्लियर चार्ज सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपीरियंस करना चाहिए, उन पर जितना चार्ज लगना चाहिए, जितनी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की होनी चाहिए वो नहीं होती है, बिकॉज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, अंदर की शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण। ठीक है, तो अंदर के और जितने ज़्यादा ये अंदर की शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। तो ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है? ये भी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। और लास्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। और भी फैक्टर्स हैं बट यहाँ पर मैंने मेन फैक्टर्स लिखे हैं। लास्ट फैक्टर इज़ पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो ये है कि जो अलग अलग ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो कितने ज़्यादा अटैच्ड हैं न्यूक्लियस से, कितने क्लोज हैं न्यूक्लियस के, वो पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा कि जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज हैं न्यूक्लियस के, सबसे डीपली पेनिट्रेटेड हैं, सबसे अंदर हैं वो न्यूक्लियस के। ठीक है, जब भी कोई एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब शेल में जाते हैं, आपको पता है। तो सबसे पहले कौन से सब शेल में जाते हैं? वो सबसे पहले जाते हैं एस सब शेल में, उसके बाद जाते हैं वो पी सब शेल में, उसके बाद डी सब शेल में, और सबसे लास्ट में जाते हैं वो एफ सब शेल में। तो सबसे नज़दीक कौन सी सब शेल है? एस सब शेल है, इसलिए जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, मींस वो सबसे डीपली पेनिट्रेटेड होंगे, यानी कि ज़्यादा धसे हुए होंगे वो एटम के अंदर न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, और जो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उस पर उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का, और उसको रिमूव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफ़ेक्ट भी किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर हमने जब हम शेल्स की बात कर रहे हैं तो शेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी एक तरह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वो रिलेटेड हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, और यही जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही अलग अलग ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं और कौन से ऑर्बिटल एम्प्टी रह गए, खाली रह गए, ये सभी क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। ठीक है, तो आप अब देखो कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की, ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने स्टडी की हैं, ठीक है, ये डिपेंड करती हैं इनमें से किसी एक फैक्टर पर, ठीक है, या ज़्यादा फैक्टर्स पर, और ये फैक्टर्स किस पर डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, ये इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यानी कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की या उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी अल्टीमेटली डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फिजिकल भी डिपेंड करती हैं, जो हमने ऊपर सारी मैंने आपको बताई हैं, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं वैलेंस को छोड़कर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसी पर ही डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब है टॉकिंग अबाउट बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। अब हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं। एलिमेंट्स का बिहेवियर पीरियड में कैसा रहता है, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हम क्या चेंजेस देखते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले हम करेंगे एटॉमिक साइज़ या आयनिक साइज़ की बात करेंगे, और हम जानते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज़ अलोंग ए पीरियड। इनमें क्या होता है, क्या चेंज होता है? डिक्रीज़ अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, सो इसलिए अब जो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये किस पर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं इन दोनों पर, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पर। अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज़ होते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि साइज़ कम हो रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स energy required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom also increases। और ये किस में होती है? ये पॉजिटिव यहाँ मैंने लिखा है, उसका मतलब है कि ये एनर्जी पॉजिटिव में होती है। और पॉजिटिव का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ये तो हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन ये नेगेटिव में, मीन्स यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू एन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तब जो एनर्जी रिलीज होती है, अब जो एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव में हम दिखाते हैं, इसलिए यहाँ मैंने नेगेटिव लिखी है। तो क्योंकि साइज़ छोटा होता है तो अट्रैक्शन जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन पर इंक्रीज होती है, इसलिए मोर अट्रैक्शन लीड्स टू मोर
रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई कम होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है, बट नेगेटिव में। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि ये इस तरफ, ये लेफ़्ट साइड है, इस तरफ हमारे पास क्या होती हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी सबसे कम होगी, लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनकी। ठीक है, अभी हमने किया ना कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है। अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इधर लीस्ट होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इधर जो हैं एलिमेंट्स उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट में जो है उनकी लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालकर उनको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना काफ़ी इजी है, बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ती है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम राइट, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो हमने बात की आयनाइजेशन एंथैल्पी की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है जो एक्सट्रीम राइट पर हैं, यानी कि इस तरफ, उनकी सबसे ज़्यादा होती है नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि उनका साइज सबसे छोटा है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उनके अंदर मैक्सिमम अट्रैक्शन है, और वो ताकि एनायन बना सकें। आपको पता है जो एक्सट्रीम राइट पर होते हैं वो मोस्टली एनायंस होते हैं, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन। ठीक है, ये नेगेटिव होते हैं, एनायंस होते हैं, और इस तरफ क्या होते हैं, वो होते हैं कैटायंस, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन, ये सभी क्या हैं, ये हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पर, और ये हैं कैटायंस, और एक्सट्रीम राइट पर हैं एनायंस, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होती है और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा होती है, पॉजिटिव में सबसे कम होती है। इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालकर इनको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, और इनको एक इलेक्ट्रॉन देकर इतनी अट्रैक्शन है इनके अंदर कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है नेगेटिव में। ठीक है, अब नोबल गैसेस के बारे में अगर हम बात करें, नोबल गैसेस हैव कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स। नोबल गैसेस की आपको पता है कि शेल्स जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से भरी हुई होती हैं। ठीक है, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है। हमने कहा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में इंक्रीज़ होती है। तो जो नोबल मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स तो बिल्कुल लास्ट में हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअल में पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो ऐसा क्यों है, पॉजिटिव क्यों है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? उसका रीज़न ये है कि इनकी जो शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। अब कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स हैं, ये मोस्ट स्टेबल स्टेट में हैं, तो उस केस में ये कोई भी इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेंगी, इनकी इलेक्ट्रॉन के लिए ज़ीरो अट्रैक्शन है। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रॉन इनको देना चाहते हो तो देयर विल बी नो एनर्जी रिलीज ऑफ नो एनर्जी, उल्टा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो भी हाई अमाउंट में। सो नोबल गैसेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम राइट एंड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट आर मोस्ट रिएक्टिव। अब आपने देखा कि लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स को पॉजिटिव आयन बनाना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, और जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, मींस उनकी इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसलिए उनको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। सो एलिमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ एक्सट्रीम राइट आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। और जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में आते हैं एलिमेंट्स, उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है। द एलिमेंट्स इन द मिड ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव लोएस्ट रिएक्टिविटी। ठीक है, एज एलिमेंट्स दैट कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन आर मोस्ट मेटेलिक। आप ये भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में कर चुके हो कि जो एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होते हैं, बहुत अच्छी मेटल्स होती हैं वो, इसलिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, सबसे अच्छी मेटल्स हैं। और
मेटेलिक करेक्टर जो है दैट डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, क्योंकि अभी हम सिर्फ पीरियड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं पीरियड में ही आपको बता रही हूँ। वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है, लेकिन नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उनको देकर उनको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। जो एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बना सकते हैं अपने, वो अच्छे नॉन मेटल्स होते हैं। इसलिए जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पर एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये मोस्ट मेटेलिक हैं, और जो एक्सट्रीम राइट पर हैं वो मोस्ट नॉन मेटेलिक हैं, सबसे अच्छी नॉन मेटल्स वो हैं। अब इसके लिए हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑन टू एक्सट्रीम्स ईजिली कंबाइन विद ऑक्सीजन। हमने कहा कि एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों पर ही जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी रिएक्टिव हैं, उनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो किसी के साथ भी ईजिली रिएक्ट कर सकती हैं। लेकिन हमने यहाँ एग्जांपल लिया है सिर्फ उनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी का, ठीक है। मैं यहाँ पर एलिमेंट की रिएक्टिविटी सिर्फ ऑक्सीजन के साथ देख रही हूँ। तो जो एक्सट्रीम राइट पर एक्सट्रीम लेफ़्ट पर जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड में, वो है सोडियम। सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, और आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक बेसिक ऑक्साइड है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगी कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये बेसिक ऑक्साइड है। तो जो ऑक्साइड ऑफ सोडियम है वो है सोडियम Na2O, और ये बेसिक ऑक्साइड है। और जो एक्सट्रीम राइट पर जो एलिमेंट है क्लोरीन, थर्ड पीरियड में एक्सट्रीम राइट पर एलिमेंट है क्लोरीन, और उसका ऑक्साइड है Cl2O7, ठीक है। और ये कैसा ऑक्साइड है? ये है एसिडिक ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स ये तो हो गए। अब हमने यहाँ से एक और चीज़ सीख ली। वो क्या हमने सीखा कि जो एक्सट्रीम, देखो कई सारी चीज़ें हैं एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट के बारे में। एक तो हमने पढ़ा कि ये सबसे अच्छी मेटल्स होती हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे लो होती है। एक हमने पढ़ा कि ये जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और एक अभी हमने पढ़ा कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं एक्सट्रीम लेफ़्ट के एलिमेंट्स के, वो बेसिक होते हैं, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, ये आपको ध्यान रखने हैं एक्सट्रीम लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स के। अब हम एक्सट्रीम, अगर मैं आपको राइट वाले एलिमेंट्स की बात करूं, एक्सट्रीम राइट के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी नॉन मेटल्स होती हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है नेगेटिव में, ठीक है। और ये इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं। बहुत से पॉइंट्स हैं, आप सारे पॉइंट्स जोड़ सकते हो इनमें, ठीक है। रिएक्टिविटी का भी हो गया, नॉन मेटल्स भी हो गए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी मोस्ट नेगेटिव है, ऑक्साइड्स इनके एसिडिक हैं। एक और चीज़ भी आप कह सकते हो, और वो क्या है? वो ये है कि ये आसानी से नेगेटिव आयन बना सकते हैं, इसलिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जबकि एक्सट्रीम लेफ़्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। एक ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एलिमेंट्स बीच के हैं। ये तो हमने बात की एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम लेफ़्ट एंड एलिमेंट्स ऑन एक्सट्रीम राइट। जो एलिमेंट्स सेंटर में होते हैं उनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय एम्फोटेरिक? क्या मतलब है एम्फोटेरिक का? एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो एसिड की तरह से भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह से भी बिहेव कर सकते हैं। अगर, क्योंकि उनका जो एसिडिक या बेसिक नेचर है उनके ऑक्साइड्स का, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब हाई एसिडिक या हाई बेसिक नहीं है। तो अगर उनसे ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक कंपाउंड उनके सामने आ गया तो वो बेस की तरह से रिएक्ट करेंगे, और अगर उनके सामने कोई उनसे ज़्यादा या उनसे अच्छा बेस आ गया तो वो एसिड की तरह से एक्ट करेंगे। इसलिए वो बेसिस की तरह से एक्ट करते हैं विद एसिड्स एंड बिहेव एज एसिड्स विद बेसिस, ठीक है।
तो ये इनके एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। या फिर या तो ये होते हैं एम्फोटेरिक, एक आपको ये बता दी, या ये न्यूट्रल होते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। एसिडिक या बेसिक तो होंगे ही नहीं कम्प्लीटली, या एम्फोटेरिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। यानी कि न्यूट्रल क्या होता है, अब न्यूट्रल नाइदर एसिडिक, ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, और इनके एग्जाम्पल ये हैं। तो आपको अब चारों टाइप के जो हमने ऑक्साइड्स किए, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स, उन सब के एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट टॉपिक के बाद था। ये क्वेश्चन है, आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस कंपाउंड पेंटा एक्वा क्लोरो एल्यूमिनियम आयन। क्या इसमें, अच्छा अभी आपको इसका नाम नहीं याद करना, ये आपका 12th में आएगा कि इसका नाम हमने कैसे बोला। अभी आपको सिर्फ ये कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्या इसमें एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी सेम है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है क्या होती है, वो होती है वैलेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंस। और कोवैलेंसी क्या है, अब वैलेंस और कोवैलेंसी में, वैलेंस को वैलेंसी भी कह देते हैं, इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है। इन दोनों में मैं आपको पहले डिफरेंस बताती हूँ। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है मैक्सिमम, या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है मैक्सिमम, मतलब उसको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या इसको लूज़ करने हैं, ठीक है। तो वो है उसकी वैलेंसी। और कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी है कि एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स an element can form using its empty orbitals। अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स को यूज़ करके ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, और वो कौन से बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है यूजिंग इट्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स, वो है उसकी कोवैलेंसी। तो अब आपको बताना है कि इसमें इसकी कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, पहले ये देखना है और फिर ये बताना है कि क्या दोनों सेम है। पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब जो वाटर है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो तो ज़ीरो होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये कोई आयन तो नहीं है या एटम तो नहीं है, इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़ीरो। ऐसे ही वाटर है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसकी भी ज़ीरो है। क्लोरीन की क्या होती है, आपको पता है क्लोरीन की होती है -1, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम की हम X मान लेते हैं, X प्लस क्लोरीन की है -1, एल्यूमिनियम की X, क्लोरीन की -1 और वाटर 5 है वैसे तो ये, लेकिन सबकी ज़ीरो है तो ज़ीरो हो गई। ये इक्वल होनी चाहिए 2 पॉजिटिव के। ये आपके चैप्टर भी है आगे रिडॉक्स रिएक्शंस, उसमें आप सीखोगे कि कैसे निकालते हैं। वैसे अभी के हिसाब से आपका जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन बन गई है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +3 पॉजिटिव। मींस एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वहाँ पर क्या है, 3 पॉजिटिव। ये दिया भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 3 पॉजिटिव एंड कोवैलेंसी इज़ 6। कोवैलेंसी 6 कैसे है, एल्यूमिनियम जो है ना ये सेंटर में है और इसने 1 क्लोरीन और 5 वाटर के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन के थ्रू इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं ये। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए इसके, 6 बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो इसलिए इसकी कोवैलेंसी क्या हुई, 6।
अब ये 6 बॉन्ड्स बनाएगा कैसे एल्युमिनियम? अगर आपको याद हो, मैंने आपको एनोमलस बिहेवियर करवाया था सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का, कि वो नेक्स्ट जो उनके एलिमेंट्स हैं, उनके ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं या अगले जो बाकी मेंबर्स हैं, उनसे वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि क्या डिफरेंट बिहेवियर है, कि इनके पास, सभी के पास, किसी के पास भी मतलब डी ऑर्बिटल नहीं है, चाहे वो एम्प्टी ही क्यों ना हो, खाली ही क्यों ना हो, लेकिन किसी के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन जो इनके आगे वाले जितने भी इनके मेंबर्स हैं ग्रुप के, इनके ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन सब के पास डी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो खाली ही क्यों नहीं है। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ एल्युमिनियम दिया है तो हम एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ठीक है, ये हो गए इसके 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि थर्ड शेल में फिलिंग स्टार्ट हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, और थर्ड शेल में तो डी भी होता है, लेकिन डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन है तो ना इनके पास डी। तो अगर इनको कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो ये अपने इन डी ऑर्बिटल्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी इनके पास यहाँ पर मतलब ये कितने अपने जो हम इसको बोलते हैं कि अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसने 6 बॉन्ड बनाए कैसे एल्युमिनियम ने, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स थे, उनको यूज़ करके इसने 6 बॉन्ड्स बनाए, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 6 है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 पॉजिटिव है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा अलग हो, मोस्टली सेम होते हैं ये। एस ऑर्बिटल्स के लिए तो सेम ही है, या हम कहें कि जिनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है उनके लिए सेम है, जिनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो डिफरेंस दिखाते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने आज का टॉपिक किया उससे रिलेटेड है। शो बाय केमिकल रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ एक केमिकल रिएक्शन से आपको बताना है कि सोडियम ऑक्साइड इज़ बेसिक, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, एंड क्लोरीन ऑक्साइड इज़ एसिडिक। तो इसमें ना सिंपल होता है। आपको अगर याद हो, हमने जब हम 10th क्लास में हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ऑक्सीजन में तो इसकी जो राख बनती है उसको जब वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास वो सॉल्यूशन आता है ना, उस राख को वाटर में डालकर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, अगर हम उसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन हमारे पास आया वो बेसिक है, क्योंकि बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और यहाँ पर बनता क्या है आप अपने आप ही बता सकते हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जब मेटल्स के ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। और वो हाइड्रोक्साइड्स, अब हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और इसलिए ये बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे सोडियम, यहाँ पर हमें क्योंकि सोडियम ऑक्साइड का दिया है तो ये आपको रिएक्शन भी दी हुई है, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है। अगर कोई ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन पर बेस देता है तो ये ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। इट इज़ बेसिक ऑक्साइड। द ऑक्साइड विच व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इफ गिव बेस देन दिस ऑक्साइड इज़ बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह से ही अगर कोई ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन से एसिड देता है तो उसे एसिडिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसलिए जो क्लोरीन का ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि उसकी वाटर के साथ रिएक्शन से हमें एसिड मिला है, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा हमारा रह गया था, हमने एक्सट्रीम लेफ़्ट के बारे में भी कर लिया, एक्सट्रीम राइट के बारे में भी कर लिया। जो अब सेंटर के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं,
या जो नीचे वाले हमारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नीचे वाले, इनके बारे में भी हमें करना है। चेंज इन एटॉमिक रेडियाई इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज़ वेरी स्मॉल। जितना चेंज पी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है ना लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, उतना चेंज ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं होता है। इट इज़ वेरी स्मॉल। आयनिक रेडियाई में जो चेंज है वो बहुत कम है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उनमें ये साइज़ का जो चेंज है वो और भी कम हो जाता है। उनके साइज़ में जो एलिमेंट्स हैं ना एफ ब्लॉक के, उनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसी रीज़न से क्या होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो भी लगभग एक जैसी ही होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि उनके साइज़ में ज़्यादा चेंज नहीं है, कम है, इसलिए उनकी आयनेशन एंथैल्पी जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच की हैं और वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो इनके बीच वाले क्या होंगे, इनके बीच वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कम होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कम होंगे, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ मैं आपको दोबारा से याद दिला दूँ, मैंने यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहा है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो मैंने आपको एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स करवाते हुए बताया था कि जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये आपने नोट डाउन किया हुआ होगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। हमने पीरियड के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा सा बिल्कुल ग्रुप के बारे में, क्योंकि ग्रुप में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। आपको पता है कि ग्रुप में कोई ऐसी एनोमेलिटी नहीं आती है। अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ ही होता रहेगा वो, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी का साइज़ जो है वो कम हो गया या उसमें कम डिफरेंस आ गया। तो टॉकिंग अबाउट बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, एज इन ए ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि शेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज़ बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती है नेगेटिव में। ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए बताया है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव में डिक्रीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में डिक्रीज़ होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि इनको ये आसानी से और भी आसानी से पॉजिटिव आयन बना रहे हैं, तो इसका मतलब है इनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे आते हैं तो और अच्छी मेटल्स हमें मिल रही हैं अब, ठीक है। टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, सो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। और इसका रिवर्स होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता है जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेते हैं, अट्रैक्शन कम हो जाती है। हमें पता है कि न्यूक्लियस से आखिरी जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, वो बहुत दूर होती चली जाती है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव में डिक्रीज़ हो जाती है, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ऊपर से नीचे आते हुए और नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो यहाँ आपका ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, इसको आप अच्छे से करें। लास्ट वाला जो ये टॉपिक है, ये चाहे एक रिकैपिचुलेशन है, पूरे लास्ट वाले की रिवीजन है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें आपका सारा, अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको पिछला सारे टॉपिक्स जो हैं, जो सारे ट्रेंड्स हैं, वो आपके माइंड में दोबारा से आ जाएंगे, तो इसलिए वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और भी।